दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और जिनका भी एग्ज़ाम अभी अप्रैल महीने में होने वाला है उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि जो पुराना परीक्षा पैटर्न था, अब उस लेवल पर जो परीक्षा हो रही थी और जो क्वेश्चन का लेवल था उससे बिल्कुल अब अलग हटके और अप्रैल वालों का एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि जो एसबी बोर्ड था तो उसने और अपडेट किया है जो क्वेश्चन लेवल है, उसी के आधार पर हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा कि कैसा किस लेवल का प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आने वाला है, जो 1 अप्रैल से और 13 अप्रैल तक पेपर होने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो में आप आए हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि मैं अप्रैल में होने वाले सभी डेट वाइज डेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कि जो ये अपडेट किया है लेवल प्रश्न पत्र का वो क्या होगा। तो यहाँ आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन का लेवल है। यहाँ पे देखिए, पहले क्या था कि जो पोषण और गर्भावस्था इससे संबंधित प्रश्न आते थे ना, लेकिन अब जो है तो एकदम से टॉपिक चेंज ही कर दिया है। अब बाकी के डीप लेवल के टॉपिक पूछ रहा है। हम आपको थोड़ा सा टॉपिक बता देना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें आने वाले हैं। जैसे कि अनाथ और निराश्रित बच्चों की देखभाल से संबंधित प्रश्न आएंगे, और पर्यावरण एवं जल संरक्षण योजनाओं से प्रश्न बनेंगे। इसमें बाल मनोविज्ञान और परामर्श से है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल है, बाल शोषण और सुरक्षा, बाल अधिकार और रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली। और दोस्तों इसमें कंप्यूटर को भी इसने बहुत ही जो कंप्यूटर के डीप लेवल के क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। तो इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैंने यहाँ पे कंपाइल करके और एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इसको कंप्लीट देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या हो गया है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अनाथ और निराश्रित बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा संचालित योजना कौन सी है? मिशन शक्ति, बाल स्वराज योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या समेकित बाल संरक्षण योजना। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आपको भ्रमित करने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पे भ्रम में नहीं पड़ना है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसका राइट आंसर लगा देना है समेकित बाल संरक्षण योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, भारत में अनाथ बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाला प्रमुख कानून कौन सा है? किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, राष्ट्रीय बाल नीति 2013। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिएगा, और अगर नहीं पता तो देखिए कि इसका आंसर जो होगा वो है किशोर न्याय अधिनियम 2015। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को विनियमित करने वाली भारतीय एजेंसी कौन सी है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, एनसीपीसीआर, सारा, यूनिसेफ और WHO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए शिशु गृह योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है, देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं कि जो हमको कमेंट करते हैं वो कहते हैं कि आप इतना जल्दी बता देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हम क्या बताएं। हमको खुद भी समझ में नहीं आता कि आप लोगों को किस तरह से हम एक्सप्लेन करें। तो आप दोस्तों वीडियो पॉज करके और जो ऑप्शन है उनको पढ़िए, है ना, क्योंकि हम आपके लिए उतने टाइम तक तो रुक नहीं सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके और आंसर पढ़िए, और जिनको लगता है कि और जल्दी चाहिए तो अपने प्लेबैक की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 0 से 6 वर्ष के अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों की देखभाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत अनाथ एवं निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए कौन सा प्रावधान है? तो ये जो प्रावधान है दोस्तों, यह है बाल कल्याण समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनाथ बच्चों के लिए अनाथ बच्चों के कल्याण से संबंधित है? तो ये है दोस्तों यूनिसेफ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कल्याण समिति का मुख्य कार्य क्या है? अब इतने बड़े बड़े ऑप्शन हैं, आप इन ऑप्शन को पढ़िए और इसके बाद फिर आंसर दीजिएगा। वीडियो पॉज करके एक आराम से ऑप्शन पढ़िए आप और तैयारी करिए, क्योंकि अप्रैल में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, वो पूरे हाई लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें, इसलिए आपको सभी ऑप्शन को पढ़ना है। क्योंकि तैयारी के दौरान अगर आप ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ राइट आंसर देखते हैं और एग्ज़ाम हॉल में अगर पूरे ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर कंफ्यूज होंगे। इसीलिए जब आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो पॉज करके पहले पूरे ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसके बाद ही आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा अनाथ और परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए निर्णय लेना। ये बाल कल्याण समिति का मुख्य कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों द्वारा संचालित बाल गृह का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो बाल गृह का उद्देश्य है वो है अनाथ, निराश्रित और असहाय बच्चों को आश्रय, भोजन और शिक्षा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनाथ एवं निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए अपनाई जाने वाली संस्थागत देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को परिवार के साथ पुनर्वासित करने या फास्टर केयर में भेजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको अगर पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं तो आप वीडियो पॉज करके और कंप्लीट ऑप्शन पढ़िए, इसके बाद ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय के अंतर्गत क्या है कि बालकों की देखभाल एवं संरक्षण। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत खतरनाक परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? अनाथ बच्चे, माता पिता द्वारा छोड़े गए बच्चे, मानसिक रूप से अस्वस्थ माता पिता वाले बच्चे, या जिनके माता पिता का तलाक हो चुका है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनके माता पिता का तलाक हो चुका हो। तो ऐसे बच्चे शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टर केयर किस प्रकार के बच्चों के लिए एक प्रभावी समाधान माना जाता है? तो ये माना जाता है उन बच्चों के लिए जो सामाजिक रूप से उपेक्षित हैं लेकिन संस्थागत देखभाल से बचाए जाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सारा संस्था के मुख्य कार्यों में क्या शामिल नहीं है? गोद लेने की प्रक्रिया को विनियमित करना, अनाथालयों का प्रत्यक्ष संचालन करना, राष्ट्रीय गोद लेने की नीति तैयार करना, या बाल संरक्षण सुनिश्चित करना। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं कि लगता है सभी ऑप्शन सही होंगे, लेकिन सभी सही नहीं होंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाथालयों का प्रत्यक्ष संचालन करना, ये शामिल नहीं है सारा में, बाकी सभी चीज़ शामिल है। अगर जो गोद लेने की प्रक्रिया है तो ये पूरी करती है, ये सारा नाम की एक संस्था है, लेकिन अनाथालयों का प्रत्यक्ष संचालन इसके माध्यम से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल कल्याण समिति के पास कौन से अधिकार नहीं होते हैं? क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, अधिकार नहीं होते हैं पूछा है, तो इसमें अधिकार है कि बच्चों को अपराधी घोषित कर सजा देना, ये अधिकार बाल कल्याण समिति के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कार्यक्रम विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? तो कौन सा शुरू किया गया था? पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल संरक्षण नीति के तहत गोल्डन स्टैंडर्ड पुनर्वास विकल्प क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों बच्चे को किसी सक्षम दंपति द्वारा गोद लेना, ये कहलाता है गोल्डन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनाथ बच्चों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मुख्य रूप से कार्यरत नहीं है? अब कौन सी संस्था कार्यरत नहीं है? तो भारतीय महिला बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है
अनाथ, बेसहारा और असुरक्षित बच्चों को संरक्षण और पुनर्वास प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत 16 से 18 वर्ष की आयु के गंभीर अपराध वाले किशोरों को किस आधार पर वयस्क अपराधी की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने अपने पिछले वीडियो में भी डाला था, आप लोगों का बहुत अच्छा इसमें रिप्लाई रहा है और बहुत अच्छे लोग इसमें कमेंट किए थे आप लोगों ने। तो आपको यहाँ भी इसका आंसर पता हो गया होगा कि इसका है ऑप्शन नंबर सी, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए संचालित फास्टर केयर योजना में कौन पात्र नहीं होता। 6 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता जीवित हैं लेकिन असक्षम हैं, गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति वाले किशोर या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, थोड़ा देख लीजिए फिर इसका राइट आंसर दीजिएगा और वीडियो पॉज कर लीजिए तो अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति वाले किशोर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि कोई अनाथ बच्चा गोद लेने के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है तो उसकी देखभाल के लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो ये होगा जिला बाल संरक्षण इकाई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पारित संधि कौन सी है। अब यहाँ पे 4 संधि दी गई है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर पहले पढ़िए और इसके बाद फिर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बाल अधिकारों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो यह की गई थी दोस्तों 2005 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बच्चों की तस्करी और यौन शोषण रोकने के लिए प्रमुख कानून कौन सा है। तो यह है पॉक्सो अधिनियम 2012, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित न्यायिक निकाय कौन सा है। तो ये है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब आप पूरे ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन पढ़ते ही आपको कन्फ्यूजन होगा कि इसमें से अब आप सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप पूरे ऑप्शन पढ़िए, इसके बाद आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आप पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे और एग्ज़ाम हॉल में पूरे ऑप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ फिर आपका कन्फ्यूजन होना तो लाजमी है ना। तो इसीलिए आपको कंप्लीट ऑप्शन यहाँ भी पढ़ने हैं, जितने 4 ऑप्शन दिए हैं, और 4 ऑप्शन फिर वहाँ भी पढ़ना है, तब जाके आपका आंसर क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है किशोरों के स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन द्वारा भारत में बाल अधिकारों पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये जारी की जाती है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन स्कीम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते के अनुसार बाल अधिकारों की निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। तो ये है बाल अधिकार समिति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार बाल अधिकारों की परिभाषा में नहीं आता। जीवित रहने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार या मतदान का अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतदान का अधिकार, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बाल अधिकारों की, और बाल अधिकार में जो ये मतदान का अधिकार है वो नहीं आता, क्योंकि मतदान तो वही कर सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी हो, वो व्यक्ति मतदान कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बाल अधिकारों की बात हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर मतदान का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल शोषण की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य शामिल नहीं होगा। तो ये नहीं होगा
बच्चों को गैर लाभकारी संगठनों द्वारा शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे हमारे टोटल 170 क्वेश्चन है, इनको आप देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, कोई आंसर में डाउट है, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, कमेंट जब आप करिएगा तो क्वेश्चन के साथ में करिएगा, क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा कि इस क्वेश्चन में हमको डाउट है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल देंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक वीडियो तो है नहीं, बहुत सारे वीडियो हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्वेश्चन के साथ में कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन में डाउट है हमको या कि इस ऑप्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि के तहत बच्चों के लिए कितने मौलिक अधिकारों की मान्यता दी गई है। तो ये दी गई है दोस्तों 54, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 मौलिक अधिकारों की मान्यता दी गई है। 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत गंभीर अपराध वाले 16 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कौन निर्णय करता है कि उन पर वयस्क अपराधियों की तरह मुकदमा चलाया जाए। ये कौन निर्णय लेता है? तो ये लेता है किशोर न्याय बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है। तो ये है दोस्तों बच्चों के सर्वांगीण विकास का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नंद घर योजना का उद्देश्य क्या है। तो नंद घर योजना का उद्देश्य क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रन के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। जो RSOC का रिपोर्ट है उसके अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं? 12%, 26%, 38% या 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38%, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप हमको कमेंट करिएगा कि इस ऐसे क्वेश्चन क्या आप इसके पहले सॉल्व किए थे, और अगर किए थे तब तो आपको आसानी होगी इनका आंसर देने में, लेकिन अगर आप नहीं किए थे तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो ESB बोर्ड का एग्ज़ाम पैटर्न है और एग्ज़ाम लेवल है वो चेंज हो रहा है, और ऐसे ही डीप लेवल के क्वेश्चन वो आपसे पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपातकालीन स्थिति में खाद्य सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है खाद्य वितरण तंत्र में असमानता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार भारत में कितने प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है। तो ये दी गई है 21 प्रकार की, 21 प्रकार की दिव्यांगता को मान्यता दी गई है दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की जाती है। तो ये है समावेशी शिक्षा योजना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए लागू की गई IEDSS योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी देखिए IEDSS का फुल फॉर्म क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है
माध्यमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी इसका आंसर हो सकता है। जैसे बी में लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर विशेष शिक्षा उपलब्ध कराना, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग स्कूल की स्थापना करना, केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो ऐसा लगता है कि ये भी ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा अधिकार को कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए संवेदी एकीकरण तकनीक का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो ये किया जाता है उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए सार्वभौमिक डिजाइन की अवधारणा किस उद्देश्य से विकसित की गई? तो ये की गई है सामान्य और विशेष बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी वाणी एवं श्रवण विकलांगता केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है श्रवण और वाणी बाधित बच्चों के लिए पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना। दोस्तों, आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, और टोटल 170 क्वेश्चन में आप बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि अब आपके पास जो टाइम है तैयारी करने का तो बहुत कम बचा है, मात्र 1 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इसमें आप इन क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। इसीलिए आप ये चांस बिल्कुल भी मिस मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगम्य भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और परिवहन को दिव्यांगजन के अनुकूल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइडेड लर्निंग स्ट्रेटजी किस प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी होती है? श्रवण बाधित बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चे, सीखने में कठिनाई वाले बच्चे, या स्पाइनल कोड डिसऑर्डर वाले बच्चे? तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर है सीखने में कठिनाई वाले बच्चे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु किस प्रकार की छात्रवृत्ति योजना चलाई जाती है? प्रज्ञा छात्रवृत्ति, दिव्यांगजन छात्रवृत्ति, उन्नत छात्रवृत्ति योजना, ज्ञानदीप छात्रवृत्ति? तो इसका राइट आंसर है दिव्यांगजन छात्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कौन सा कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित है? तो ये है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं? तो ये हैं संचार कौशल में कठिनाई और दोहराव वाली गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है? जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा ऐसा टूल है जो कि उपयोगी नहीं है? कौन सी डिवाइस है? FM सिस्टम, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडर, या कोक्लियर इम्प्लांट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रीन रीडर, है ना। जो बच्चे श्रवण बाधित होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, तो उनके लिए स्क्रीन रीडर जो है तो उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित बच्चों के लिए ABA थेरेपी मतलब अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है उनकी भाषा और संचार कौशल को विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत
दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित कौन सी धारा समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करती है? 12, 16, 21 या 25? इसका राइट आंसर है धारा 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैडो टीचर की भूमिका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्या होती है? जो शैडो टीचर होते हैं तो इनकी क्या भूमिका होती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में? तो ये है कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने वाला सहायक शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी माना जाता है? तो ये माना जाता है दृश्य श्रव्य आधारित शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, कितने डॉट होते हैं जिनमें अक्षर बनाए जाते हैं? ब्रेल लिपि होता है जो ब्लाइंड लोगों के लिए होता है, जो अंधे होते हैं उनके लिए होता है, उसमें कितने डॉट होते हैं जिनसे अक्षर बनाए जाते हैं? 4, 6, 8 या 10? तो ये होते हैं दोस्तों 6, टोटल 6 डॉट होते हैं और उन्हीं से पूरे शब्द बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास के लिए कौन सी एजेंसी कार्यरत है? तो ये है RCI। RCI एक एजेंसी है जो बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्य करती है, RCI, जिसका फुल फॉर्म होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक अक्षमता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो बौद्धिक अक्षमता से प्रभावित बच्चों के लिए कौन सा आकलन उपकरण सबसे उपयुक्त होता है? तो ये होता है WISC-4, मतलब बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन 4th एडिशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये करता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे अपने पर्यावरण से व्यवहार सीखते हैं? तो ये बताता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार बचपन के प्रारंभिक वर्षों में प्रमुख संघर्ष क्या होता है? तो ये होता है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की अनुबंधन मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग संकल्पना, अधिगम की अनुबंधन संकल्पना किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? जॉन वाटसन, BF स्किनर, इवान पावलोव या अल्बर्ट बंडूरा? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या आपको पता है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इवान पावलोव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार बचपन में कौन सा मानसिक भाग विकसित होता है जो नैतिकता को प्रभावित करता है? तो ये है सुपर अहम, जिसको सुपर ईगो कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परामर्श दृष्टिकोण मुख्य रूप से बालकों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो ये है गैर निर्देशात्मक परामर्श, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत मुख्य रूप से किस मनोवैज्ञानिक के कार्यों पर आधारित है? तो ये है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशनिंग द्वारा सीखने की अवधारणा का प्रयोग मुख्य रूप से किस परामर्श पद्धति में किया जाता है? तो यह किया जाता है व्यवहार चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल परामर्श में प्रेरणा बढ़ाने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे उपयुक्त है? तो ये है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, है ना, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखकर और लास्ट में हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल 170 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप 160 से एबव जाते हैं तो फिर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और
आपको बस अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है अच्छे से। लेकिन अगर आपका 160 से अगर कम होता है तो फिर थोड़ी सी और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही डीप लेवल में पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल परामर्श के दौरान एक काउंसलर को सबसे पहले किस चरण का पालन करना चाहिए? समस्या का विश्लेषण, विश्वास निर्माण, समाधान प्रदान करना या निदान करना? तो इसका राइट आंसर है विश्वास निर्माण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह कार्य पूरा करने पर बच्चे को प्रशंसा और पुरस्कार देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो ये है 4 चरण। ठीक है। नेक्स्ट है, ZPD का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ये है दोस्तों सहायक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर अहम का कार्य क्या है? जो सुपर ईगो है, अभी आपने क्वेश्चन किया है, तो इसका कार्य क्या है? नैतिकता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो ये होते हैं दोस्तों 3। कौन कौन से हैं? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। ये 3 स्तर होते हैं कोहल वर्ग के अनुसार, जो नैतिक विकास के लेवल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण क्या है? प्रशंसा, दंड, अनदेखी या उपेक्षा? तो सकारात्मक सुदृढ़ीकरण किस में आता है? प्रशंसा में आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? संज्ञानात्मक सीखना, व्यवहारवाद, नैतिक विकास या मनोविश्लेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? तो इसका मुख्य विचार है संपूर्णता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध बोध किस अवस्था में विकसित होता है? शैशव, बचपन, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो अपराध बोध जो विकसित होता है दोस्तों वो है बचपन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षणीय अधिगम किसने दिया? पियाजे, स्किनर, बंडूरा या फ्रायड? तो इसने दिया है बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निष्क्रियता किससे जुड़ी है? हार्मोन, प्रेरणा, तनाव या अवसाद? तो ये जुड़ी है प्रेरणा से, जो अधिगम निष्क्रियता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशनिंग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है व्यवहार से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों आपको आंसर देना है तो आप वीडियो पॉज करके और आंसर दे सकते हैं। आपको अपना नॉलेज भी यहाँ पे चेक करना है कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है ना। आप वीडियो पॉज करके और आंसर कमेंट करिएगा जिनके भी ऑप्शन आपको पता होंगे, ठीक है। और नहीं पता होंगे तो उनके ऑप्शन तो यहाँ पे पता हो ही जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। लेकिन अगर आपको पहले से पता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और फिर देखिएगा करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, ठीक। बस ये शिकायत मत करिएगा कि आप जल्दी से बता देते हैं तो हम कैसे इसका करेक्ट आंसर करें। आपके पास कंट्रोल है, आप अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं, फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्याओं का समाधान। जो मनोवैज्ञानिक परामर्श का मुख्य उद्देश्य है तो वो है समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है या किससे जुड़ी हुई है? जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है तो किससे जुड़ी है? IQ, EQ, SQ या AQ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा EQ, मतलब इमोशनल कोशेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मास्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? आवश्यकताएं, नैतिकता, स्मृति या अधिगम? तो ये संबंधित है आवश्यकताएं से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है? जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है तो इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आत्म केंद्रितता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विसंगति की अवधारणा किसने दी है? तो ये दिए हैं
फ्रेस्टिंगर ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अहंकार पहचान किस विकासात्मक चरण से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है किशोरावस्था से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवलोकन अधिगम। अवलोकन अधिगम मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मुख्य घटक क्या है? प्रेरणा, अनुकरण, दंड या प्रतिक्रिया? तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बिल्कुल इसका राइट आंसर है अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बौद्धिक मंदता का कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है उपरोक्त सभी, पोषण की कमी, आनुवंशिकता और पर्यावरण। ये तीनों कारण हो सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, जो बौद्धिक मंदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की निराशा किससे जुड़ी है? आत्मविश्वास, असफलता, प्रेरणा या अधिगम सिद्धांत? तो ये जुड़ी है दोस्तों असफलता से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूली व्यवहार किस प्रकार के विकास से संबंधित है? संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक या भाषाई? अब बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? जो एडाप्टिव बिहेवियर है तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सृजनात्मक चिंतन की विशेषता क्या है? नकल, नवीनता, दोहराव या तर्क शक्ति? तो इसका राइट आंसर है नवीनता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्रिएटिव थिंकिंग, और क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होता है? जो नयापन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मदर्शन मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आत्मदर्शन किस सिद्धांत का अंतिम स्तर है? तो किसके सिद्धांत का ये अंतिम दर्शन है? आत्मदर्शन अंतिम स्तर है, ये है मैस्लो का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कार्यकारी क्रियाएं किस मस्तिष्क भाग से नियंत्रित होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक दुविधा किस सिद्धांत का आधार है? कोहलबर्ग, फ्रायड, बंडूरा या स्किनर? तो ये है कोहलबर्ग का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा अर्जन उपकरण। भाषा अर्जन उपकरण की संकल्पना किसने दी है? चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे या थॉर्नडाइक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कमेंट कर सकते हैं क्या? अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है परिपक्वता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? गेजेल, बंडूरा, स्किनर या वाटसन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेजेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संवेग नियमन का विकास किस अवस्था में अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो ये होता है बचपन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संकेत अधिगम मतलब साइन लर्निंग सिद्धांत किसने विकसित किया है? टॉलमैन, स्किनर, वाइगोत्स्की या पियाजे? तो संकेत अधिगम का जो सिद्धांत है दोस्तों, तो वो दिया है टॉलमैन ने, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। 100 में आप बताइएगा कि आपको कितने मिले। हालांकि अभी और 70 क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन 100 में बताइएगा कि आपको अभी तक में टोटल कितने नंबर सही हुए, है ना। और अगर किसी भी ये टोटल 100 क्वेश्चन में अगर किसी में भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन के साथ में कमेंट जरूर करिएगा कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है और इसमें ये डाउट है, तो हम उसको दूर करेंगे आपके डाउट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? अब ये क्वेश्चन हम अपने लास्ट वीडियो में कराया था आपको। अगर आप हमारी लास्ट वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि पूरे सिलेबस के आधार पर हमने बनाया है टॉपिक वाइज, तो वो वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। और या कि आप हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में जा कर के भी और देख सकते हैं। तो यहाँ पे जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो है कि सभी ग्रामीण घरों को 2024 तक पाइप जल कनेक्शन देना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है
कैच द रेन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल मिशन किस नीति के तहत स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय कार्य योजना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन किसका विश्लेषण करता है? तो ये करता है पर्यावरण पर विकास परियोजनाओं का प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जल आपूर्ति योजना को किस योजना के तहत एकीकृत किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों जल जीवन मिशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है वर्षा जल संचयन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है वन क्षेत्र बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल नीति 2012 के अनुसार जल का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला उपयोग क्या है? घरेलू उपयोग, औद्योगिक उपयोग, कृषि सिंचाई या ऊर्जा उत्पादन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू उपयोग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में जल संरक्षण का मुख्य तरीका क्या है? माइक्रो सिंचाई, फ्लड सिंचाई, अधिक मात्रा में जल उपयोग या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो सिंचाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक प्रभावित जल स्रोत कौन सा है? हिमनदी, झीलें, भूजल या नहरें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमनदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये है भूमिगत टैंक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटलैंड संरक्षण किसका उद्देश्य है? तो इस उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंजेस की 6वीं आकलन रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन का सबसे गंभीर प्रभाव किस पर पड़ेगा? महासागरों की अम्लीकरण दर, सौर ऊर्जा उत्पादन, वनों की उत्पादकता या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विकास? तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पर्यावरण से रिलेटेड है और पर्यावरण से संबंधित ऐसे ही डीप लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आपको इसके लिए तैयार रहना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर साइट किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है? आर्द्र भूमि, शुष्क वन, प्रवाल भित्ति या पर्वतीय घास स्थल? अब बताइए इसका राइट आंसर आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर के साथ में इसका राइट आंसर लिखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर पता है तो, नहीं पता है तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सा तंत्र विकसित देशों को विकासशील देशों में जलवायु परियोजनाओं में निवेश की अनुमति देता है? तो ये देता है स्वच्छ विकास तंत्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनीकरण और पुनर्वनीकरण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है दोस्तों वनों का पुनर्वास और संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल नीति 2012 के अनुसार जल संसाधन प्रबंधन में कौन सा सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए? तो ये है जल की आर्थिक मूल्य निर्धारण प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत कितने मिशन चलाए जा रहे हैं? 7, 6, 8 या 12? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट है, ब्लू कार्बन किससे संबंधित है? तो ब्लू कार्बन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा कार्बन अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य 6 का मुख्य फोकस क्या है? इसका मुख्य फोकस है
स्वच्छ जल और स्वच्छता पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 2012, 2010, 2008 या 2005? तो ये हुआ था दोस्तों 2010 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कौन सा खंड जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था अनुसूची 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, टीकाकरण किस प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? अब यहाँ पे रोग से संबंधित प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। टीकाकरण किस प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? सक्रिय, निष्क्रिय, स्वाभाविक या कृत्रिम? तो ये है सक्रिय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हेमोफीलिया रोग किससे संबंधित है? रक्त, फेफड़ा, मस्तिष्क या हड्डियाँ? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? रक्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण होता है? तो ये होता है H5N1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, माइग्रेन का मुख्य लक्षण क्या है? बुखार, खांसी, सिर दर्द या अपच? तो इसका राइट आंसर है सिर दर्द, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों हड्डियों से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाइपोग्लाइसीमिया किससे संबंधित है? लो शुगर, हाई शुगर, लो प्रोटीन, हाई प्रोटीन? तो ये है लो शुगर से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया किससे जुड़ा विकार है? फेफड़े, हीमोग्लोबिन, लीवर या तंत्रिका? तो ये है दोस्तों हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मलेरिया का कारण कौन सा परजीवी होता है? टॉक्सोप्लाज्मा, साल्मोनेला, लेप्टोस्पाइरा या प्लाज्मोडियम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित है? आँखें, कान, दांत या नाक? तो जो ग्लूकोमा है ये आँख से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फाइबर युक्त भोजन किसे लाभ देता है? तो ये देता है दोस्तों पाचन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूड पॉइजनिंग किससे होती है? फंगस, वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी? अब बताइए, देख लीजिए आप वीडियो, थोड़ी सी पॉज भी कर लीजिए और फिर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि फूड पॉइजनिंग आप बहुत सुने होंगे कि फूड पॉइजनिंग हो गया, लेकिन फूड पॉइजनिंग होता किससे है? अगर आप देख लिए होंगे तो इसका राइट आंसर भी आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं पता तो हम बताते हैं आपको, इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण फूड पॉइजनिंग होती है। नेक्स्ट है, डायबिटीज़ टाइप 1 का कारण क्या है? तो इसका कारण है इंसुलिन की कमी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अल्जाइमर किस रोग का प्रकार है? शारीरिक, मानसिक, त्वचा या हड्डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर, फेफड़े, हृदय या किडनी? तो ये करता है दोस्तों लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, क्रेंज जैकब रोग किससे संबंधित है? त्वचा, हृदय, मस्तिष्क या किडनी? तो ये संबंधित है मस्तिष्क से। जो क्रेंज जैकब रोग है ये मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अब आप लोग आंसर में तो पढ़े होंगे इसके पहले कि विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, लेकिन यहाँ पे उसको कैटेगराइज किया गया क्योंकि विटामिन बी जो है तो सिर्फ एक ही नहीं है, विटामिन 1 से लेकर के और विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक। तो अब इसमें आपको बताना है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गॉट रोग में शरीर में कौन सा तत्व बढ़ जाता है? यूरिक एसिड, कैल्शियम, सोडियम या आयरन? तो ये बढ़ जाता है यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चिकनगुनिया रोग का मुख्य लक्षण क्या है? सूजन, जोड़ दर्द, गले में खराश या सांस फूलना? तो इसका राइट आंसर है जोड़ दर्द, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इबोला वायरस का असर मुख्य रूप से कहाँ होता है? यकृत, लीवर, रक्त या आंत? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रक्त में। जो इबोला वायरस है तो इसका मुख्य असर जो है तो रक्त में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसन रोग का कारण क्या है? डोपामिन की अधिकता या डोपामिन की कमी, इंसुलिन की कमी या कैल्शियम की अधिकता? अब बताइए, इसका राइट आंसर आपको देना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाता हूँ, लेकिन आप पूरे ऑप्शन देख लीजिए और फिर आप क्वेश्चन नंबर के साथ में और वहाँ पे आपको लिखना है कमेंट में कि पार्किंसन रोग का जो कारण है वो क्या है, ठीक है। और विकल्प के साथ में आप विकल्प ज़रूर लिखिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा सही होगा। और अगर आप नहीं लिख पाते हैं, आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप देना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आराम से दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर नहीं जानते हैं तो फिर वीडियो पॉज करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डोपामिन की कमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है थायराइड की समस्या किससे जुड़ी है? हार्मोन, रक्त, हड्डियाँ या तंत्रिका? अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि थायराइड क्या है, थायराइड एक हार्मोन है, तो इसकी समस्या जुड़ी है हार्मोन से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार की बीमारी है? तो ये है आनुवांशिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मस्तिष्क ज्वर का मुख्य कारण क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या परजीवी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। जो मस्तिष्क ज्वर होता है इसका मुख्य कारण होता है वायरस। नेक्स्ट है फाइब्रोमाइल्जिया किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मांसपेशियों से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मधुमेह में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? अमाशय, अग्न्याशय, यकृत या गुर्दे? तो ये संबंधित है दोस्तों अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है तो मधुमेह से अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट है रेबीज वायरस से संक्रमित होने पर कौन सा उन्नत लक्षण दिखता है? प्राथमिक नहीं, उन्नत लक्षण कौन सा दिखता है? जल से डर, खुजली, मांसपेशी का खिंचाव या बुखार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल से डर। अगर उन्नत लक्षण की बात करता है तो जल से डर है, और यदि प्राथमिक लक्षण देता है तो वो है बुखार। नेक्स्ट है केटोएसिडोसिस। केटोएसिडोसिस मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मधुमेह, हृदय, लीवर या तंत्रिका तंत्र? तो ये संबंधित दोस्तों मधुमेह से, जिसको डायबिटीज कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन किसका कारण बन सकता है? तो ये बन सकता है मांसपेशी ऐंठन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है माइकोटॉक्सिन मुख्य रूप से किससे फैलता है? वायरस, फफूंद, बैक्टीरिया या धूल? तो इसका राइट आंसर है फफूंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है पाचन सुधारना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रूमेटाइड आर्थराइटिस किस प्रकार की बीमारी है? तो ये है ऑटो इम्यून टाइप की बीमारी है रूमेटाइड आर्थराइटिस। दोस्तों देख रहे हैं आप क्वेश्चन किस लेवल के हमने कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसी डीप लेवल के क्वेश्चन पूरे अप्रैल में चलने वाले हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है और आपको सिर्फ वीडियो देखकर नहीं, आपको कहीं ना कहीं नोट करते भी चलना है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया क्या है? एनोरेक्सिया क्या है? भूख की कमी, अत्यधिक भूख, वजन बढ़ना या शुगर की अधिकता? तो ये एनोरेक्सिया जो है यह है भूख की कमी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अब यहाँ से जो है तो कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, है ना। और कंप्यूटर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बहुत सारे लोगों को तो आता भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता होगा, तो उन सब के लिए है, आप देख लीजिए। यहाँ पे है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट किसके लिए उपयोग किया जाता है? नया फोल्डर, नया टैब, नया डॉक्यूमेंट या नया विंडो?
तो ये होता है दोस्तों नया फ़ोल्डर बनाने के लिए। अगर आपको कंप्यूटर में नया फ़ोल्डर बनाना है तो Ctrl+Shift+N प्रेस कर दीजिए, एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया में पोस्ट का क्या अर्थ है? POST, इसका अर्थ क्या है? बूटिंग प्रोसेस में जो पोस्ट होता है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस का मुख्य कार्य क्या है? बायोस का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर को प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है Alt+Tab का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिफ्रेश करना, टैब बंद करना, फाइल सेव करना या विंडो बदलना। अब बताइए इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो बदलना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फिशिंग किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा, साइबर फ्रॉड, नेटवर्क सिक्योरिटी या वायरस अटैक। इसका राइट आंसर है साइबर फ्रॉड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है Ctrl+W का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टैब बंद करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, विंडो बंद करने के लिए या डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। इसका राइट आंसर है टैब बंद करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+ESC शॉर्टकट से क्या खुलता है? कंट्रोल पैनल, स्टार्ट मेनू, टास्क मैनेजर या कमांड प्रॉम्प्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टास्क मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है HTTPS में एस का अर्थ क्या है? सिक्योर, सर्वर, सिस्टम या स्पीड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, सिक्योर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+Y का उपयोग किसके लिए होता है? अंडू, रीडू, कॉपी या पेस्ट। तो इसका यूज होता है दोस्तों रीडू के लिए, और अंडू के लिए क्या होता है? Ctrl+Z। नेक्स्ट है कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? कैश मेमोरी आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करिएगा तो हम आपको डिटेल जानकारी देंगे कि कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है। जंक फाइल डिलीट करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, कंप्यूटर को फॉर्मेट करना या तेज एक्सेस डेटा को स्टोर करना। इसका राइट आंसर है तेज एक्सेस डेटा स्टोर करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इनकॉग्निटो मोड का उपयोग क्यों किया जाता है? ब्राउज़र में होता है ना इनकॉग्निटो मोड, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग होता है ब्राउजिंग हिस्ट्री छिपाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+T का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों बंद टैब को खोलने के लिए। अगर मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर ब्राउज़र में कोई चीज़ धोखे से बंद हो गई, कोई टैब बंद हो गई है, तो उसको अगर आपको शॉर्टकट तरीके से ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+T। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? वर्चुअल मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? रोम का विस्तार करना, रैम का विस्तार करना, वायरस स्कैन करना या ब्राउज़र स्पीड बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम का विस्तार करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है SMTP किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो SMTP यूज किया जाता है दोस्तों ईमेल भेजने के लिए। दोस्तों एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, SMTP का फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है हमको कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है Ctrl+E का मुख्य कार्य Ctrl+E का उपयोग किसके लिए होता है? टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, एडिटिंग मोड खोलने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा Ctrl+E का यूज? तो ये है इसका यूज टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। जो अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, 4 प्रकार का होता है अलाइनमेंट। तो अगर आपको सेंटर अलाइनमेंट चूज करना है तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 170 क्वेश्चन करा दिए हैं, और आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं टोटल 170 में। और जो अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे तो इसी लेवल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे जैसे ही आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों
थैंक्स फॉर वाचिंग, हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं डे बाय डे आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा ऐसे ही, है ना, और आपको कंप्लीट नॉलेज मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।